ठीक, चलिए चलिए भाई, कल कैसे करना है कल ये बताओ। कल प्रोग्राम रख लें सुबह 8 बजे, बढ़िया सा झंडा फहराने के बाद क्लास में एक छोटा सा प्रोग्राम, क्योंकि 15 अगस्त है। अच्छा, इस बार सोमवार को ऑफ नहीं रहेगा, ऑन रहेगी कोचिंग, सोमवार को खुलेगी इस बार। कल लेकिन 15 अगस्त है, तो आप चाहते हैं तो कल 15 अगस्त है तो एक हम रख सकते हैं प्रोग्राम, बताओ कर ले, आओगे तो बताओ कितने लोग चाहते हैं छुट्टी हो जाए, हाथ उठाओ। कितने लोग चाहते हैं, उठाओ तो कितना सोच रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं प्रोग्राम हो, हाथ उठाओ। ठीक है फिर, तो ठीक है, कल सुबह कितने बजे, 8:30 रख देते हैं, क्योंकि मैं भी 8:30, मेरे को भी मतलब मैं आ जाऊंगा कोशिश करके जल्दी, तो सुबह 8:30। हाँ लेकिन एक बात, घर से निकलने से पहले टेलीग्राम देखना। रीजन, कल अगर बहुत ज्यादा बारिश मान लो हुई या कुछ भी है ऐसे में, तो फिर मैं आपको परेशान करना नहीं चाहूंगा। 15 अगस्त है, बस में दिक्कत होगी, जो भी हो XYZ। मौसम साफ रहा तो आराम से मिलेंगे, 2-3 घंटे आजादी मनाएंगे पूरी ढंग से। कोई कोशिश ये करना आप लोगों में भी, जो प्रोग्राम है भाषण वगैरह मत देना, क्योंकि देखो भाषण जो है ना, भाषण देने का काम मेरा है। मतलब कहने का मतलब ये है, भाषण एक अलग की चीज है। कल तो ऐसी चीजें हो, देश के ऊपर शायरी हो, पोयम हो, डांस हो भाई साहब, ठीक है, खतरनाक है वतन है वतन, ऐसे कुछ कर। कल मौका है, देखो जो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है दिखा सकता है। डीजे, हाँ डीजे भी आएगा, टेंशन मत लेना। हाँ डीजे 2 है वैसे लगे हुए, मंगवा लेते हैं स्पीकर एक ऊंचा वाला, उसकी साउंड बढ़िया रहती है। चलिए मुद्दे पे आओ आप ये बताइए, कल हमने कौन सी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर ली थी। पहली हो गई थी, दूसरी हो गई थी, तीसरी हो गई थी, चौथी हो गई थी और 5वीं हो गई थी। हाँ लास्ट हमारी हुई थी 5वीं। मैंने आपको 5वीं में एक खास बात बताई थी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना ये वो योजना थी जो पूरे 5 साल ही पूरे नहीं कर पाई थी। कितने साल की रही थी योजना, 4 साल की। रीजन क्या था, रीजन भी मैंने आपको बताया था कि आपको पता होगा कि 1977 में चुनाव हुए थे, ठीक, और इन चुनाव में इंदिरा हार गई थी। इन चुनाव में सरकार किसकी बनी, जनता पार्टी की। तो सरकार बनी जनता पार्टी की और मोरारजी देसाई बने कौन, प्रधानमंत्री। तो इन्होंने क्या करा, इस पंचवर्षीय योजना को, ये जानी 79 तक थी, लेकिन इसे समाप्त कब कर दिया, 78 तक। तो आप इसे क्या कर लीजिए, 1978 कर लीजिए। शुरुआत तो हुई इसकी 79 के लिए थी, लेकिन 1 साल पहले ही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना एक मतलब पहले ही समाप्त हो गई थी। आपको याद रखना है 5वीं ही 5 वर्ष की नहीं थी, बाकी सब 5 साल की थी, बस यही वाली 5 की नहीं थी, ये 4 की थी। अब इसमें क्या क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन। देखिए पहली का उद्देश्य कृषि, सेकंड का कृषि और उद्योग, थर्ड का कृषि और उद्योग, फोर्थ का आत्मनिर्भरता और 5 का गरीबी उन्मूलन, ठीक है। इस योजना को इसके निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट है विशेष कार्य, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इंपोर्टेंट है, स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन पिछले से पिछले वाले पैड में पूछा था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना में हुई थी, पंचवर्षीय योजना में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, हाँ सिद्धू है क्या, नहीं है फोन, क्योंकि वो आपको बुकलेट जिनके पास नहीं है वो ले लेते हैं फोटोकॉपी वाले से, तो आपको इजी हो जाता पढ़ना। मैं यही क्लास में मंगवा दूंगा, आप ले लेना, फोन कर देना जरा अर्पित सिद्धू को, तो वो मंगवा लेना। तो एक तो इस पे स्टार लगाओ 3। अगला
इसी योजना में पहली बार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी पर 3 स्टार लगाओ। अब आप कहेंगे एक तो ये बताओ 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें 20 काम करे जाएंगे। तो 20 काम क्या क्या करेंगे भाई? उसके अंतर भाई गांव में चीजें करेंगे, लोगों को अनाज आपूर्ति करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, ठीक है, और कई सारे काम करेंगे, नाली बनवाएंगे, दुनिया भर के काम, रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए कुछ काम करेंगे। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, इन्हें बोलते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। ये ऐसे मान लो इंदिरा की पहचान बन गया था ये, क्योंकि ये शुरुआत इंदिरा ने करी थी। और 1975 में इंदिरा ने एक खतरनाक काम और किया था, आपको पता है, आपातकाल लगाया था, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। तो ये भी एक खतरनाक काम था इंदिरा का। तो ये दोनों ध्यान रखेगा। अब क्या होता है देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई कब? आपकी 1978 में। अच्छा, सरकार किसकी आ गई है 77 में? मोरारजी देसाई, जनता सरकार आ गई। अब ये जनता सरकार ने कहा हम 5 ईयर प्लान शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे एक एक साल वाले रोलिंग प्लान। तो इन्होंने क्या किया, रोलिंग प्लान स्टार्ट किया, अनवरत योजना, और ये 2 साल तक रही। अनवरत योजना क्या होती है? जिसमें एक एक साल का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इसे रोलिंग प्लान कहते हैं। यानी 5 साल के लक्ष्यों को हमने एक एक साल में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें कोई चीज 100% अचीव करनी है, तो हमने टारगेट बनाया पहले साल में 10% करेंगे, दूसरे साल में 40 कर लेंगे, उससे आगे 90 कर लेंगे, और लास्ट वाले में 10 कर लेंगे। ऐसे करके हमने उसको बांट दिया। अच्छा, ये अच्छा मॉडल है। आपसे एक तो ये पूछता है ये मॉडल किसने दिया था? तो इस मॉडल को देने वाले व्यक्ति थे गुरनाल मिडरल, स्टार लगाओ 3। रोलिंग प्लान किसने दिया था? ये भी पिछले से पिछले पैट में पूछा हुआ है, गुरनाल मिडरल, ये इन्होंने मॉडल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है एशियन ड्रामा। तो आपसे पुस्तक पूछे एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, तो ये गुरनाल मिडरल की पुस्तक है। क्लियर है जी? रोलिंग प्लान अवधारणा को अपनाया गया भारत में, इसे लागू करने का श्रेय डीटी लकड़वाल को जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भारत में अनवरत योजना कितने साल रही है? 2 साल। अब जल्दी बताओ, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966, 1966 से 1960। रीजन क्या था? हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ। क्लियर? रोलिंग प्लान कब से कब तक रहा? 1978 से 1980। क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। अच्छा, 1980 में क्यों स्टार्ट हुई और ये क्यों खत्म हो गई? दोबारा से 1980 में चुनाव हुआ, और इन चुनाव में दोबारा से आ गई इंदिरा। अच्छा, आप कहोगे सर एक बार बताओ, 77 में चुनाव, फिर 80 में क्यों? 3 साल बाद क्यों? रीजन है, 3 साल में कोई भी परमानेंट सरकार चला ही नहीं पाया। जनता सरकार की सरकार बनी मोरारजी देसाई की, पार्टी टूट गई, चौधरी चरण सिंह बन गए पीएम, वो भी नहीं चला पाए। 80 में लोकसभा ही भंग हो गई और दोबारा चुनाव हुए, और फिर से कौन आ गई? इंदिरा। और इंदिरा ने वही याद दिलवाई 20 सूत्री कार्यक्रम, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या करा था। दोबारा से इंदिरा आई, और इंदिरा ने क्या किया भाई? इसने कहा कि देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, योजना अधूरी रह गई थी, 1 साल पहले खत्म कर दिया था, हम उसे दोबारा से लेके आएंगे। तो इन्होंने क्या करा? छठी में दोबारा से गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य बनाया, और एक काम और किया, रोजगार सृजन के लिए हम एक काम करेंगे, और वो करेंगे आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण क्या होता है? आर्थिक उदारीकरण होता है जिसमें आप लोगों को उद्योग धंधे काम करने के लिए चीजें, नियम कानून उदार कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये उदारीकरण की शुरुआत हुई। सबसे बड़ा काम इसमें था नाबार्ड। नाबार्ड सबसे इंपॉर्टेंट काम था, जो नाबार्ड की स्थापना करी। कब हुई नाबार्ड की स्थापना? 22 जुलाई 1982। स्टार लगा दो 3। अब देखिए, एक बात ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड क्या है? एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब आप कहोगे AIFI क्या होता है? नाबार्ड देखो, ये ऐसे समझो, यहां है किसान,
कृषि मतलब किसान खेती करते हैं, और ये कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो गांव और कृषि के क्षेत्र में जो बैंक या जो संस्थाएं ऋण देती हैं, उन बैंक या संस्थाओं को ऋण देता है नाबार्ड। इसलिए नाबार्ड है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एक राष्ट्रीय बैंक जो किसके लिए बना है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बना है, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो ध्यान रखना। पहला, नाबार्ड क्या किसानों को ऋण देता है? नहीं। नाबार्ड क्या किसानों को ऋण देता है? नहीं देता है। नाबार्ड क्या किसानों के पैसे जमा करता है? नहीं जमा करता है। तो नाबार्ड करता क्या है? ऐसे बैंक, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर में लोन देते हैं, जो गांव के लोगों को लोन देते हैं, जब कभी उन्हें फाइनेंस की कमी हो जाती है, उनको पैसा नाबार्ड देता है। समझ रहे हैं नाबार्ड क्या है? ये है। तो नाबार्ड से बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, आप उसको ध्यान रखिएगा। हाँ, नहीं, देखिए आरबीआई एक अलग चीज है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई अपने यहां पर मेन जो कंट्रोल करता है वो वाणिज्यिक बैंकों को कंट्रोल करता है। करता औरों को भी है, लाइसेंस देने का काम वो सब आरबीआई करेगा, लेकिन खास तौर पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन क्षेत्र में अगर किसी को लोन चाहिए संस्था को, तो वो जा सकती है नाबार्ड के पास। अच्छा, नाबार्ड केवल अकेला नहीं है, एक बैंक और है ऐसा जिसका नाम आपने सुना होगा, सिडबी। एक नाम सुना होगा आपने, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी 1990 में बना था, 1990 में। अच्छा, ये भी नाबार्ड की तरह है, बट ये किनको ऋण देता है? ये ऐसे बैंकों को ऋण देता है जो एमएसएमई को ऋण देते हैं। एमएसएमई मतलब छोटे उद्योगों को। तो छोटे उद्योगों को ऋण देने वाले जो बैंक हैं, उन बैंकों को ऋण देगा सिडबी। किसानों को ऋण देने वाले जो बैंक है, उनको देगा नाबार्ड। तो इंपोर्टेंट है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, इंपोर्टेंट है। 1982 में इस योजना, गरीबी निवारण हेतु एक प्रोग्राम चलाया गया था, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसका नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे कहते हैं आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। महत्वपूर्ण है। 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 6ठी में। और नाबार्ड की स्थापना, एग्जाम से पहले मैं फिर से कह रहा हूं, 2 दिन पहले पैट के एग्जाम से पहले बस ये पढ़ के चले जाना जिसको मैं निशान लगवा रहा हूं। बाकी मैंने जानी है, एग्जाम में नहीं जानी। ठीक है, बाकी तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, सप्तम पंचवर्षीय योजना। अब जो पंचवर्षीय योजना है उनमें कुछ बहुत ज्यादा काम का ऐसा है नहीं कि आप बहुत ज्यादा ऐसे ध्यान दो। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगले ही है सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इसमें एक नारा दिया गया, भोजन, काम और उत्पादन। ठीक है, फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई। राजीव गांधी के कार्यकाल, अच्छा एक में इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि देखो, आपको पता है 1984 इंदिरा गांधी को उसके उन्होंने मार दिया, दो जो गनर थे। तो अब राजीव गांधी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो काल है ये राजीव गांधी का है, बात समझ रहे हैं? तो राजीव गांधी के समय पे जो योजना रही है वो सप्तम पंचवर्षीय योजना रही है। और राजीव गांधी का कहना था, मैं भारत को बना दूंगा स्विट्जरलैंड। तो जितनी भी आधुनिक चीजें शुरू करी है ना, वो सब राजीव गांधी ने शुरू करी है। जैसे कंप्यूटरीकरण की शुरुआत, डाक व्यवस्था, इन सब की शुरुआत जो हुई है वो इसी सप्तम पंचवर्षीय उसमें हुई है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ, 1991 में देश पर संकट आ गया, और यह संकट था आर्थिक संकट।
समझते रहो क्या है। आपका देश भिखारी बन गया था 1991। अच्छा, यहां भिखारी का मतलब क्या है? आप कहो सर भिखारी कोई देश कैसे बन सकता है, उसके पास तो मशीन है नोट छापने की, तो हमारे पास तो हम जितने मर्जी उतने गांधी छाप लें, दिक्कत क्या है, हम कभी भिखारी हो सकते हैं? तो देखिए, जो आपकी करेंसी होती है, देश के लिए करेंसी का मतलब उससे नहीं होता। देश के लिए करेंसी का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। हमारे पास डॉलर कितने हैं, हमारे पास युआन, येन, यानी दूसरे देशों की करेंसी कितनी है, वो हमारी वेल्थ बताती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं घर पे पेपर फाड़ के कितने नोट बना के उन पे लिख दूं 500 रुपए, 1000 रुपए, वो मेरे खेलने की चीज है। बात समझ रहे हैं? हमें उस करेंसी से फर्क पड़ता है जिसे विश्व के दूसरे देश लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए आरबीआई के पास दो स्टॉक होते हैं, एक होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें वो अपनी फॉरेन करेंसी रखता है, और दूसरा भंडार होता है इंडियन करेंसी का, जो उसके पास अथाह है और जितना मर्जी वो छाप ले, उसकी मर्जी है। उसे केवल और केवल एक बहुत मिनिमम कोष को रिजर्व करना है 200 करोड़ के, बस। वो कितने नोट छाप सकता है, चाहे दिन रात मशीन चला के नोट छाप दिया। बट गेम जो है वो है एफसीआर, फॉरेन करेंसी रिजर्व। रीजन क्या है? जैसे मुझे अगर अमेरिका से ये कूलर अमेरिका से मंगाना है मेरे को, एक और मान लो, और ये 10,000 रुपए का है, लेकिन डॉलर में इसकी वैल्यू 100 रुपए है, $100 है। मेरे अकाउंट से 10,000 कटेंगे, लेकिन जिस बंदे से मैं मंगाऊंगा उसके अकाउंट में $100 जाएंगे। ये हुआ कैसे? मेरे बैंक ने मुझसे 10,000 लिए, लेकिन ये फाइनली 10,000 आरबीआई पे पहुंचे, आरबीआई से $100 उस व्यक्ति के खाते में पहुंच गए। तो ये कूलर इंडियन करेंसी से नहीं आया, आपके देश में ये कूलर आया है फॉरेन करेंसी से। सोचिए, आरबीआई के पास अगर फॉरेन करेंसी ही ना हो तो क्या ये मैं मंगा पाऊंगा? और हमारे देश में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और जितनी भी वो चीजें हैं सब इंपोर्ट पे निर्भर करती है। ये माइक जिस कंपनी में बन रहा होगा भारत में, इसके प्रोडक्ट चाइना से आ रहे होंगे, बाहर से आ रहे होंगे। ये पंखे की चीजें, कॉपर बाहर से आ रही है, सब कुछ मैक्सिमम बाहर से आ रहा है। तो अगर सोचिए आरबीआई पे फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो हमारे देश की सब इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। इसे बोलते हैं आर्थिक संकट। तो 1991 में आपके देश के सामने आया था आर्थिक संकट। हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी, खाली हो गई थी। आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए थे, बोले 7 दिन और, आपका देश 7 दिन चलेगा, 7 दिन बाद ऑल इंपोर्ट बैन, आएगा ही नहीं कुछ माल। तो फिर हमें क्या करना पड़ता? भीख मांगनी पड़ती, आईएमएफ के पास जाना पड़ता, गए भी थे, या फिर अमेरिका से कहते भैया हमें कुछ डॉलर दे दो, ठीक है, जिससे कि हम आयात कर पाए। तो इसलिए 1990 से 91, 91 से 92 हमने कोई योजना नहीं चलाई, हमने वार्षिक योजनाएं चलाई। कोई 5 ईयर प्लान स्टार्ट नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन था 1991 में हमारी स्थिति बिगड़ गई। इस स्थिति से लड़ने के लिए एक दवाई लेकर के हम आए, उस दवाई का नाम था एलपीजी। ये दवाई हमें आईएमएफ ने दी। हमने अपनी बीमारी बताई, बोले बीमारी क्या है, हम अच्छा आईएमएफ के बारे में बता देता हूं। आईएमएफ के फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ कहता है देखिए मैं बना इसलिए हूं, मैं आपको पैसा तभी दूंगा जब आप इस स्थिति में आ जाओ, तुम्हारे पास विदेशी मुद्रा नहीं बची, मुझसे ले जाना आकर के। आईएमएफ कहता है एक मेरी बहन भी है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, वो आपको ऋण तब देता है जब आपको अपने यहां सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, कुछ काम करना है। यानी अगर हमारे देश में सड़कें, पुल, विद्यालय बनाने हैं तो हम लोन लेने जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास। बट हमारे देश में भुगतान संतुलन बिगड़ गया, आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी खत्म हो रही है, तब हम जाएंगे आईएमएफ के पास। दोनों ब्रिटेन वुड्स समझौते में सामने आए थे, इसलिए दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। फाइनली हम आईएमएफ। अच्छा, इस समय की मजे बात है, इस समय सरदार मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर और नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, वो फाइनेंस मिनिस्टर और ये प्राइम मिनिस्टर। तो मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कहा, नरसिम्हा राव ने इनसे कि भैया बताओ क्या करना है। तो मनमोहन सिंह ने कहा आईएमएफ बना है, भारत उसका सदस्य है, तब से वो हमें लोन दे देगा। हमने आईएमएफ से कहा हमें लोन दो। आईएमएफ ने कहा परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है हमारे यहां पर विदेशी मुद्रा नहीं है। तब आईएमएफ ने कहा
रीजन ये है कि तुम्हारा देश बीमार है। तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारी पॉलिसी बीमार है, यानी ये पॉलिसी सिकनेस की स्थिति है। बोले इसका क्या तरीका है? बोले इसकी दवाई है ना, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी एक सुधार है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। पी का मतलब प्राइवेटलाइजेशन, यानी निजीकरण। निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। बोले आप क्या करो, पहली बात समझो, तुम्हारे यहां पर जो नियम है ना उद्योग धंधे खोलने के, वो बड़े कठोर हैं। उनको उदार कर दो, लिबरल कर दो। 1956 में हम एक औद्योगिक नीति लेके आए, 1956। इस औद्योगिक नीति को हमारे देश का आर्थिक संविधान कहा जाता है। उस औद्योगिक नीति से हमने लगभग ऐसे मानिए कि 17 उद्योगों को बैन कर रखा था कि कोई प्राइवेट व्यक्ति खोल नहीं सकता। बहुत नियम कठोर कर रखे थे उद्योग खोलने के लिए। उन्होंने कहा इस 1956 की आर्थिक नीति में सुधार करो, नई इकोनॉमी पॉलिसी लेके आओ। हमने कहा ठीक है। तो क्या करा हमने, मैक्सिमम को जो है वो हटा दिया। बोले अब लोग कर पाएंगे, लोग चीजें खोल पाएंगे। बोले दूसरा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करो, बेचो चीजें, हर चीज तुम ही चला रहे हो। आपको पता सरकार क्या करती थी 1991 से पहले? कपड़े बनाती थी। सूत मिल सुनी होंगी आपने, आपके क्षेत्रों में सूत मिल होंगी, वो सरकार की थी। चीनी मिल अब भी होंगी सरकारी। चीनी बना रही है सरकार, बताओ। सरकार का काम चीनी बनाना है, सूती कपड़े बनाना है, ये तुम्हारी बात कराना है, बीएसएनएल सिम बांट रही है, बताओ तुम्हारी बातें करा रही है। भाई ये काम गवर्नमेंट का है। इस व्यवस्था को बोलते हैं हम लोग समाजवादी व्यवस्था। देखिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। जहां पर जितनी एक्टिविटी होती है सब सरकार के पास होती है। बैंक सरकारी होंगे, सब कंपनियां सब सरकारी, सब चीजें सरकारी, बसें भी सरकारी। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जहां पर सब कुछ प्राइवेट, बैंक सब प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट, अस्पताल प्राइवेट, बसें सब प्राइवेट चल रही हैं, टोटल प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, मेट्रो प्राइवेट। इसे बोलते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। लेकिन जहां पर दोनों दिखाई दे, सरकारी स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने यहां देखो, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल भी है। अच्छा, जियो भी है, वोडाफोन भी है, बीएसएनएल भी है, एसबीआई, पीएनबी जैसे सरकारी बैंक है, एक्सिस और एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक भी है। इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकार 1991 से पहले समाजवाद की ओर झुकी हुई थी। 1991 के बाद सरकार ने पॉलिसी बदली और हम थोड़ा सा निजीकरण की ओर हुए, लोगों को दे दो भाई। आज प्रेजेंट टाइम में सरकार के पास केवल 2 चीजें हैं जो केवल सरकार ही चला रही है। रेलवे सरकार है, मेट्रो भी नहीं है, मेट्रो प्राइवेट है। एक तो रेलवे, इसे रेलवे को भी खैर तैयारी है मोदी जी की बेचने की, मतलब विनिवेश करने की, उसे विनिवेश कहते हैं। तो एक तो रेलवे, दूसरा परमाणु चीजें, यानी परमाणु जो उद्योग है हमारे, परमाणु से रिलेटेड, वो भी सरकार। इसके अलावा ज्यादातर में हम किसको कर दिया? हमने निजीकरण कर दिया। तो ये 3 काम थे जो हमने करे, और इसके बाद तो भाई साहब मजा आ गया। आरबीआई के पास इस समय पर विदेशी मुद्रा पता है कितने की है? कितनी हो गई? 692, आप सोचिए, बिलियन डॉलर। 692 बिलियन डॉलर है, 692 अरब डॉलर पड़ा हुआ है आरबीआई के पास। और पाकिस्तान का है 15 बिलियन, वो भी नहीं है शायद। यानी आज तो हम दे सकते हैं लोगों को इस तरीके का सिस्टम। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? चाइना को, मतलब चाइना का है 3 ट्रिलियन। चाइना हमसे काफी आगे है।
ऐसे मानो उसका 3000 अरब है, हम 600 पर हैं, हमारे से उसका विदेशी मुद्रा भंडार 5-6 गुना ज्यादा है। वो अकेला अमेरिका को सड़क पे ले आएगा। चाइना चाइना है यार, उससे आप कंपेयर मत करो चाइना से। हम किसी मामले में चाइना को नहीं वो कर पाएंगे। तुम चाइना से क्या कंपेयर करोगे, तुम एक सड़क सही नहीं बना पा रहे हो। चाइना ने 50 मंजिल के ऊपर शहर बसा रखे हैं, शहर 50 मंजिल के ऊपर। यानी आप ऐसे खड़े हो ना और आप घूम रहे हो, सब कुछ मॉल वगैरह बसें चल रही हैं, और नीचे झांक के देखोगे तो पता चलेगा कि इससे 50 मीटर नीचे एक शहर दूसरा है। रियल में सड़क वहां पर है, उस पे जाओगे तो पता चलेगा रियल में 50 मीटर नीचे है मेन फ्लोर। तो ये सब तो उसने बसाया है बिल्डिंग बना बना करके, ठीक है। तो नहीं कर सकते यहां तो क्या है, तो नॉर्मल सड़क नहीं बना पा रहे, ठीक है। चाइना से कंपेयर ही नहीं करनी, ये ध्यान रखो, ठीक है। बातें करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितनी गाली बकनी है बकलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन चाइना आने वाला, मतलब ऐसे मानो हाँ कि वो एक महाशक्ति, और आज भी है वो। चाइना इस आज के समय पे एक सुपर पावर है वो, लेकिन वो चक्कर में पड़ता नहीं है खाली के लड़ना, ये करना, वो करना। उसे पता है मैं कहां जा रहा हूं, उसे पता है कि मैंने वर्ल्ड की 80% मार्केट होल्ड कर रखी है, कि हर एक कंपनी, वर्ल्ड के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब मेरे यहाँ प्रोडक्ट बना रही है, एप्पल मेरे यहाँ बना रहा है, सब मेरे यहाँ बना रहा है। तो उसे लड़नी है आर्थिक लड़ाई आप लोगों से, उसे नहीं लड़नी कोई सी लड़ाई, उसे वैसी फाइट करनी ही नहीं है, उसे केवल आपसे इकोनॉमी वॉर करनी है, और उससे आप नहीं जीत पाओगे इकोनॉमी वॉर में। तो हमने क्या किया, हमने आर्थिक नीति एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आए, और देखिए अब इसके बाद में आता है आपका 1992 से 1997, इसे 8वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसके लक्ष्य पे लगाओ 3 स्टार। अच्छा, इसका मॉडल जो है वो कौन सा है आपका, राव मनमोहन मॉडल कहते हैं इसको, राव मनमोहन। रीजन, ये कौन है, राव नरसिम्हा राव पीएम है, और मनमोहन सिंह एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। सबने ले ली, ठीक है। ये सबने ये बुकलेट ले ली, जो अगर चाहिए तो ले लेना भाई। इस पे स्टार लगाओ 4, मानव विकास संसाधन विकास। यानी हमने अब कहा हमें अपने यहाँ के लोगों में स्किल डेवलप करना है। मानव 2 तरीके के होते हैं, एक होता है भीड़, स्किल है जिसके पास स्किल नहीं है। जब स्किल आ जाती है, जैसे मुझे कुछ काम आता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं केवल ह्यूमन नहीं हूं, मैं अब ह्यूमन रिसोर्सेज बन गया, मैं अब एक संसाधन बन गया, ठीक है। तो ये मानव संसाधन विकास करना है, ये लक्ष्य बनाया गया, इस पे स्टार लगाओ। और ये विकास कैसे होगा, शिक्षा को बेहतर कर दो, बेहतर होगा। तो इस पर हमने, सरकार ने काम करा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। बाकी 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, छोड़ दीजिए। आ जाओ नवा, ठीक है। नवी पंचवर्षीय योजना उतनी इंपॉर्टेंट कुछ खास पढ़ना नहीं है, हम उसमें क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। उसके बाद आती है 10वीं, उसके बाद आती है सीधे 11वीं। 11वीं पे आ जाओ। 11वीं में ध्यान रखना, 11वीं में लक्ष्य जो है वो आप ध्यान रखना, लक्ष्य में कंफ्यूजन नहीं लेना, दोनों के बस खाली लक्ष्य याद रखो। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है, तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास। अब आप कहोगे तीव्रतम का मतलब तो समझते हो ना, फास्टर। आप क्या नहीं समझते हो, ये समावेशी। यानी समावेशी का मतलब होता है सब जाति, सब धर्म, सब लिंग, सब वर्ग, हर एक का, किसान का भी, वैज्ञानिक का भी, बात समझ रहे हैं, ग्रामीण का भी, शहरी का भी, हर एक का विकास, नर नारी सबका विकास, इनका भी विकास, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, समावेशी। अच्छा, 12वीं वाली का उद्देश्य क्या है, तीव्र, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। आप ध्यान रखना, इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, सस्टेनेबल का मतलब होता है एक ऐसी ग्रोथ जो परमानेंट रहे। देखो ग्रोथ करना हमारे लिए कितना इजी है, आज सब पेड़ काट दो, यहां पे पेड़ काट के फैक्ट्री लगा दो, घर बना दो, सब कुछ बना दो, डेवलपमेंट है, हाँ है। लेकिन 20 साल के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, बीमारियां, पॉल्यूशन,
तो ये क्या सस्टेनेबल कहलाएगा? नहीं। ऐसा विकास करना है जिससे पर्यावरण के साथ हमारी दोस्ती बनी रहे, इको फ्रेंडली ग्रोथ। ठीक है, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, और ये कब से कब तक रही? 2012 से 2017। क्लियर? क्लियर है? अब यहां पर सीधे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों की साइड। अब सीधे चलिए क्वेश्चंस पर। पहला चैप्टर था इसलिए मैंने थोड़ा सा रुक के भी पढ़ाया, बाकी तो मैं चाहता तो क्वेश्चन में कवर करवा देता सब कुछ। कौन सा पेज है भाई? ये भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1900 तारीख 15 मार्च 1900। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। पढ़ के आना, मैं पहले बता रहा हूं, जो पढ़ाई जो कल पढ़ाया मैंने सब, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अच्छा, योजना आयोग क्या करता था? योजना बनाता था। अच्छा, योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता था? एनडीसी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। योजना आयोग को नीति आयोग में कब कन्वर्ट किया गया? 1 जनवरी 2000। 6-7 क्वेश्चन ध्यान रखना, कवर हो गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? दूसरी वाली का औद्योगिक विकास, और चौथे वाले का आत्मनिर्भरता, पांचवें वाले का, छठे वाले का भी गरीबी उन्मूलन, आठवें वाले का मानव संसाधन विकास, 11वें वाले का फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तीव्र और समावेशी विकास, और 12वें वाले का समावेशी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ठीक है, महालनोबिस मॉडल, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना? ठीक है, चौथी है। अच्छा, ये क्यों है समझ रहे हो? तीसरी 66 में खत्म हो गई। 66 में तुम्हें झटका लगा था, पता है क्या? अमेरिका ने आपको मना कर दिया था गेहूं एक्सपोर्ट करने से। रीजन, हम पाकिस्तान से क्यों लड़े, हमने उसे क्यों मारा। यह बात अमेरिका को बुरी लगी, क्योंकि वो अमेरिका का खरीदार था। अमेरिका ने कहा, हम पे दबाव बनाया कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं करा तो हम आपको गेहूं नहीं देंगे। फंस गए हम। हमने सोचा यार, अगर हम आत्मनिर्भर होते, हम अपने यहाँ गेहूं उत्पादन कर रहे होते, तो ये अमेरिका जो है हमें बोलता क्या ऐसा। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान, और बोले लो पकड़ो ये बीज, इनसे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और ये गेहूं के बीज थे, और इसी से आपके देश में हरित क्रांति हुई। तो हरित क्रांति ऐसी नहीं आई, अमेरिका ने हमें ठोकर ना मारी होती तो भारत में हरित क्रांति नहीं होती। एक रास्ता बंद हुआ, हमारे पास अन्य रास्ते खुल गए, और वो जरूरी था। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है, फूड के मामले में हम हैं। ठीक है, खास करके इनमें, लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जिनमें नहीं है। जैसे अभी एक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। पता नहीं इंडियंस कितना खाते हैं भाई, इंपोर्ट करना पड़ता है हमें, पता है। सरकार चाह रही है पाम ऑयल से काम चलाओ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तीसरी। रोलिंग प्लान 1978 टू। रोलिंग प्लान किसने दिया? गुरनाल मिड्रल। पुस्तक का नाम एशियन ड्रामा। ये प्लान शुरू करने वाले पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, रिवाइज जितना करोगे उतना सही है। तुम्हारे पास 50 दिन है, बस ध्यान रखना। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? हाँ, नाबार्ड की स्थापना छठी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? अब देखो, यहां तीव्र और अधिक समावेशी 11वीं का तीव्र सतत लग गया, यानी सस्टेनेबल। तो इसमें सतत है 12वें वाले में, बस ये ध्यान रखना है आपको। इंक्लूसिव के साथ साथ सस्टेनेबल भी है, टिकाऊ भी है। सतत मतलब होता है टिकाऊ डेवलपमेंट। अच्छा जल्दी बताओ, आत्मनिर्भरता चौथा। अच्छा, गरीबी उन्मूलन 5वें, और छठे में भी रहा। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश। पाकिस्तान से लड़ने के बाद छुट्टी ली थी हमने 66 से 67,
और 69 तक। क्या होगा आंसर? बी होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 साल पूर्व ही खत्म हो गई थी? 5वीं है। एक है जॉन सैंडी मॉडल, ये बताओ। देखो जॉन सैंडी में वैसे इसमें आप चौथी लगा लो, लेकिन इसमें मेन जो थी ना वो तीसरी थी। ठीक है, देखिए जॉन सैंडी मॉडल बात करता है खास करके आत्मनिर्भरता की, और ये आत्मनिर्भरता मैंने आपको बताया था सबसे पहली बार आत्मनिर्भरता की बात जो हुई है वो किसमें हुई है? तीसरी। कैसे? कृषि व उद्योग एवं आत्मनिर्भरता। तो इसलिए क्या है ना, ये जो आइडिया था जॉन सैंडी का, ये मॉडल हमने सबसे पहले प्रयोग हम तीसरे में लाए, और बड़े तरीके से प्रॉपर तरीके से चौथे में लाए। इसलिए इसका आंसर तीसरा होता तो तीसरा लगाते हैं हम, चूंकि है नहीं इसलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे? चौथा लगाएंगे। तो इसके दो ऑप्शन लगा देना, तीसरा और चौथा दोनों। ठीक है, 3 और 4 दोनों 5 ईयर प्लान है, ये ध्यान। क्लियर? आगे बढ़े। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने मानव संसाधन विकास को योजना का मुख्य उद्देश्य माना था? 8वीं। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर? ये मॉडल क्या कहता है? एग्रीकल्चर को केंद्र में रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता था। ये भी सही है, मैंने बताया ना कृषि और उद्योग में आत्मनिर्भरता करनी है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ आर करेक्ट। निम्न कथनों पर विचार करिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, सही है। ठीक है, कितने लगाए गए थे सेकंड में? 3। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, और एक लगा था तीसरी में बोकारो। चारों उद्योग कल बताए थे मैंने। ठीक है, हाँ। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर कारखानों की स्थापना कब हुई? द्वितीय में हुई। भिलाई, राउरकेला कहां पर है? राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर। ठीक है भाई, कोई ट्रिक बताओ याद करने की? हो जाएगा? ठीक है। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में निम्न करना विचार। भारत में योजना अवकाश का कार्यकाल 1966 से 1969 था। एग्जैक्ट सही है। रोलिंग प्लान की शुरुआत जनता पार्टी सरकार ने करी, और कब करी? 1978। किसका था ये मॉडल? गुनाल मिडरल का। निम्न कथनों में कौन सा नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है? नवी तो पढ़ी नहीं है हमने। ठीक है, तो इसको देखिएगा एक बार, सीधी सी बात है। पहला स्टेटमेंट है, इसका मुख्य केंद्र न्यायपूर्ण वितरण और समानता था। ठीक है, तो ये सही है, इसको याद रखना, 9 से याद रखना। ठीक है, 9 से न्यायपूर्ण वितरण और समानता। अगला कह रहा है इस योजना के समय देश में स्वतंत्रता का 50वां वर्ष। तो सीधी सी बात है, ये आप देखोगे तो कौन सा वर्ष बनेगा? 50वां। तो इसलिए 50वां वर्ष मनाया जा रहा था। हाँ सही। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये मत सोचना कि मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको करने की कोशिश करना। देखो ये तो क्लियर है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही है पंचवर्षीय योजना से, आने को 2 भी आ सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंत के संदर्भ में नहीं करना विचार करिए। भारी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ये सही है, समाप्त किया, नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। लेकिन चलो योजना आयोग तो खत्म हो ही गया ना, समाप्ति हो गया, क्योंकि उसकी जगह नया शुरू हो गया। भारी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक था। तो आंसर क्या होगा? सी। चलो भाई, लक्ष्य पहली वाले का कृषि और सिंचाई, इसमें भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड डैम ये परियोजनाएं स्थापित हुई। दूसरे वाले में भारी उद्योग, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। तीसरे चौथी दे रखी है, तो चौथे में क्या है? ठीक है, स्थिरता के साथ विकास और स्वावलंबन। ठीक है, और एक दे रखा, अच्छा इससे मिला लो ना, पहले वाले का क्या हो गया? दूसरा, पहले वाले का हो गया दूसरा, यानी ये होगा, और दूसरे वाले का हो गया तीसरा, दूसरे वाले का हो गया अभी तो सेम है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसमें ये हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ विकास और गरीबी हटाओ और हाँ तो सही है। 5वें का तो ये है ही है,
तो डी का क्या हो गया पहला, बी का क्या हो गया पहला, और सी का क्या हो गया चौथा। आंसर होगा ए। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर साथ में ना ये स्थिरता के साथ विकास का मतलब भी आत्मनिर्भरता ही है। लेकिन आप देखोगे मैंने 5वीं में बताया था, 5वीं में आत्मनिर्भरता गरीबी हटाओ था और साथ में आत्मनिर्भरता भी था या नहीं था? मेन आत्मनिर्भरता चौथे में है, लेकिन 5वीं में गरीबी उन्मूलन प्लस आत्मनिर्भरता था। तो इसका आंसर आप निकाल सकते थे, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका ए बनेगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश, वार्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ इस समय पर। 8वीं, अच्छा 9वीं न्यायपूर्ण वितरण, अच्छा 12वीं तीव्र समावेशी सतत, तो ये रखो। 11वीं तीव्र और समावेशी, सतत नहीं है वहां पर, ठीक है। चौथा आत्मनिर्भरता स्थिरता के साथ विकास। 5वां गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बस लगा के चले। इसका क्या बना आंसर? बी, बी बना, बी मतलब बॉय। अब देखिए ये पढ़ लो एक बार, अर्थव्यवस्था, अगला टॉपिक अगला चैप्टर पढ़ो, इसमें होगा यहां पर ये। देखिए भाई यहां थोड़ा सही से पढ़ना। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कई लोगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं पता होगा क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। भारत की सड़कों पे जाओगे तो बसें सरकारी भी होंगी, प्राइवेट भी होंगी। दैट्स कॉल्ड इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। आप अस्पताल दोनों हैं, इसे बोलते हैं। बट आप अमेरिका में जाओगे तो केवल और केवल सब चीज प्राइवेट। आप कहेंगे क्या सरकारी स्कूल है? स्कूल ही सरकारी नहीं है, सब चीज प्राइवेट। यूरोप में सब चीजें प्राइवेट। ऐसे ही करके रसिया में जब आप जाते पहले तो सब कुछ सरकारी, बस सरकारी, रिक्शा वाला सरकारी, हर एक सरकारी, दुकान वाले जो सामान बिक रहा है सरकारी, शोरूम सब। जैसे भारत में खादी वादी की दुकान होती है, वैसे हर प्रोडक्ट सरकारी होगा। तो उसे बोलते हैं साम्यवादी या समाजवादी। क्या कह रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का निर्णय स्वतंत्रता प्राप्ति की एक रणनीति चुनाव था। इसका अर्थ था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार का भी होगा और साथ साथ प्राइवेट लोगों का भी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? हमने क्यों मतलब इसको अपनाया? देखो सीधी बात थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से पहले पूरे विश्व में 2 ही अर्थव्यवस्थाएं होती थी। एक होती थी पूंजीवादी, एक होती थी समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिया था एडम स्मिथ ने, एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, है आगे दिया हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, एडम स्मिथ ने एक अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ, उन्होंने एक पुस्तक दी द वेल्थ ऑफ नेशन। उस वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने बताया कि देखिए अच्छा रहेगा सरकार केवल प्रशासन का काम करे, जितने भी प्रोडक्शन के काम है, उत्पादन के काम है, ये सब लोग अपने आप कर ले। सामान की डिमांड होगी, प्राइवेट लोग कंपनियां खोल के उसकी सप्लाई पूरी कर देंगे, यानी डिमांड एंड सप्लाई से पूरी मार्केट चल जाएगी। बट होता क्या है ना, पूंजीवाद के में मामले में मजदूरों का शोषण होता है। आप सब प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करना चाहते? रीजन क्या है? इसलिए नहीं कि वहां पे पैसा कम है, पैसा तो बहुत है, प्राइवेट में ज्यादा है। आपको पता है जितनी मेहनत करके तुम सरकारी जॉब में 50,000 की सैलरी लोगे, इतनी मेहनत करके प्राइवेट में अगर आप अच्छी जॉब पे जाते, अच्छे ओहदे पे, तो पैकेज मिलता 20-25 लाख का। इसलिए आज की तारीख में लोग देखिए जो IAS IPS बन गए थे, वो इस्तीफा देके प्राइवेट कंपनी के CEO बन रहे हैं 1.5 करोड़ के पैकेज पे। यहां मिल रहे हैं उनको सैलरी 80,000 महीना। समस्या ये है, प्राइवेट में तुम्हारे ऊपर जो बॉस रहता है 12 घंटे भाई साहब लग के करवाएगा। प्राइवेट में आपके ऊपर बर्डन रहता है। आप खुद सोच के देखो ना, प्राइवेट में मामला ऐसा, और सरकारी में क्या होता है? मौज। तो मजदूर जहां होंगे वो हमेशा डिमांड करेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए? समाजवादी होनी चाहिए। और जहां पर मजदूर का प्रभाव कम होगा
बिजनेसमैन का प्रभाव ज्यादा होगा, वो चाहेंगे वहां पर होना चाहिए कैपिटलिज्म। अब अमेरिका और यूरोप में पूंजीवादी लोग ज्यादा थे, उन्होंने पक्ष लिया कि भैया ये वाली व्यवस्था हो। सोवियत संघ में मजदूर ज्यादा थे, उन्होंने क्रांति करी 1917 में, उन्होंने कहा हमारे यहां होनी चाहिए समाजवाद। हमने कहा देखो भाई, अगर हमने अपना लिया पूंजीवाद तो रसिया बुरा मान जाएगा, और अपना लिया समाजवाद तो अमेरिका बुरा मान जाएगा। और ये दोनों तो भाई साहब ऐसे तुले पड़े हैं कि इन व्यवस्था के ऊपर दोनों में इतनी लड़ाई है, आप समझिए कि पूरे का पूरा कोल्ड वार इसी के ऊपर था। तो हमने दोनों ने पंगा लेना नहीं चाहा, हमने कहा एक काम करो, हमारे यहां दोनों रहेंगे भाई। इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में न तो पूर्णतः पूंजीवादी अमेरिकी मॉडल अपनाया गया और ना ही पूर्णतः समाजवादी सोवियत मॉडल अपनाया गया। इसका रीजन क्या था? मध्यम मार्ग, पूंजी की कमी थी। देखो, अगर हम सोचते पूंजीवाद अपना लें तो क्या आपको लगता है कि कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन था, अडानी जैसा था? हाँ, अडानी, अंबानी, पूनावाला, ये लोग अगर आजादी के समय होते तो नो डाउट आपके देश में पूंजीवाद होता। लोगों के पास चमन्नी चमन्नी पड़ी हुई थी, कौन से उसमें उद्योग लगा लेते? सरकार को करना पड़ता। तो सीधी सी बात है, ये समस्या थी यार, कौन निजी व्यक्ति स्टील फैक्ट्री लगाएगा? और तभी तो सरकार ने लगाई, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, गवर्नमेंट को लगानी पड़ी, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था। सामाजिक कल्याण करना था। अब पूरा अगर पूंजीवाद ही अपना लेते तो एक समस्या और थी, सब स्कूल सरकारी से प्राइवेट हो जाते, अस्पताल प्राइवेट हो जाते, बसें प्राइवेट हो जाती, तो गरीबों का क्या होता? आज सोचो, सरकारी में इलाज नहीं हो रहा उनका, उतने पैसे भी नहीं हो पाते उनके पास आने जाने के। प्राइवेट में तो इलाज ही नहीं होता, प्राइवेट के बाहर डाल दिया करते हैं उनको। अगर आपके इलाके से सरकारी अस्पताल खत्म कर दे तो क्या होगा आप बताओ? आप कहेंगे गरीबों का इलाज नहीं होगा। ये भी समस्या थी। तो ना पूंजीवाद अपना सकते थे, ना समाजवाद अपना सकते थे पूरी तरीके से। ठीक, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या किया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका शुरुआती वर्षों में सरकार ने अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स यानी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने नियंत्रण। अब सरकार ने क्या हुआ, कहा हम मिक्स रखेंगे मामला। अब मिक्स का मतलब दो तरीके का होता है, एक होता है बैलेंस, आधे उद्योग प्राइवेट लोगों के पास, आधे सरकार ने कहा नहीं, प्राइवेट तो नाम मात्र के लिए। 100 स्कूल में से 2 स्कूल प्राइवेट, 98 सरकारी। तो शुरुआत में सरकार ने कमांड रखी, धीरे धीरे चीजों को छोड़ा। पहली औद्योगिक नीति लाई गई भारत की, अगर आपसे पूछे औद्योगिक नीति, तो ये लाई गई 1948। ध्यान रखना, इसी से हमने ये अनाउंस किया था भारत में कौन सी व्यवस्था होगी, मिश्रित व्यवस्था होगी। इसके बाद क्या हुआ, हम अगली नीति लेके आए संविधान लागू होने के बाद, ये थी 1956 वाली नीति, इसे कहते हैं आर्थिक संविधान। ये इसमें 3 कैटेगरी बांटी है हमने, ए बी सी उद्योगों की। एक वो जो सरकारी होंगे, एक वो जो प्राइवेट होंगे, एक वो जिसमें दोनों की अंशधारिता होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीति। और फिर नई नीति तो आपको पता ही है, एलपीजी पॉलिसी, जो आपके सिलेबस में दे रखी है, नई आर्थिक नीति 1991। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन पे आइए सीधा, टाइम हो गया क्या? क्वेश्चन तो खिंच जाएंगे। खैर, तो हमारी 2 क्लासें हुई हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मुझे 1 सप्ताह इकोनॉमिक्स कराने में लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक थोड़ा सही सा सब्जेक्ट है, बच्चों वैसे नहीं समझ में आता बच्चों के। कहां तक हो गया था ये? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? यहाँ कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व है, यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, यहाँ पर सरकारी चीजें भी हैं और प्राइवेट चीजें भी। आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। ठीक, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था जिसने पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी? 1948। हालांकि इस चीज को आगे चलकर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें पहली जो नीति थी वो सबसे पहली नीति पूछी हुई है इसमें,
वो ये है। लेकिन इसमें सही से विश्लेषण किया गया, इसमें सही से इस चीज को समझाया गया। तो ये विस्तारित नीति थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली औद्योगिक नीति भारत की कब आई थी? 1948। और उसके बाद जो मेन विस्तारित नीति आई है हमारी इंडस्ट्री से, वो 1946 की आई है। और इसे क्या कहा जाता है आपका? इसे कहते हैं आर्थिक संविधान। क्वेश्चन अगला यही तो है, किस औद्योगिक नीति को आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तब इसका आंसर होगा औद्योगिक नीति 1900। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या करना है भाई? केवल अधिकतम लाभ कमाना है सरकार का उद्देश्य है? निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा से बाहर करना है? या समाज कल्याण और आधारभूत ढांचे का विकास? सी होगा। सरकारी अस्पताल क्यों खोल रखे हैं सरकार ने? पहले दो काम के लिए कर रखे हैं कि प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाए और अधिकतर प्रॉफिट का, नहीं, उद्देश्य है सी। अब देखो सरकारी बसें क्यों चल रही हैं? आपको लगता है इनसे प्रॉफिट होता है सरकार को? सरकारी बसों से प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है। लेकिन चलानी पड़ रही है गरीबों के लिए, क्योंकि प्राइवेट वाले लंबे रूट पे लेकर जाएंगे तो वो तो अब एसी वाली वोल्वो आ गई, वो लेंगे 1000 रुपए, सरकारी बस का 250 रुपए। तो सरकार को जितने काम में हाथ डाल रखा है ना, सब घाटे में है। केवल रेलवे को छोड़ दो, बाकी हर काम में घाटा है सरकार को, और रीजन एक ही है। तो आप सोचिए, आपके यहाँ पर अगर वो होता समाजवाद, हर फैक्ट्री सरकारी होती, तो आप सोचो क्या आलम होता देश का। सरकारी बैंक अब निकले हैं भाई साहब, एक जमाना था घाटे में रहते थे, अब आ गए प्रॉफिट वगैरह में, नहीं तो पहले सब घाटे में रहता था। करप्शन सबसे बड़ी, सबसे कमजोरी थी ये इंडिया की। कल मैं ये क्वेश्चन करा के और नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? मैंने बताया, अच्छा कल तो हाँ वो है यार। अब बताओ कल का कैसे है फिर?